अच्छा नाज़रीन किराम, लगता है जमहूरियत की गाड़ी चल पड़ी है। लगता है, मैंने कहा है, दिखाई देता है कि पंजाब में हुकूमत बन गई है या बन रही है और सिंध में यही सूरत हाल है कि हुकूमत बनती दिखाई देती है। खैबर पख्तूनख्वा में एक डिफरेंट सूरत हाल होगी और बलूचिस्तान में एक मिली जुली हुकूमत होगी। और वफाक की सूरत हाल भी यही दिखाई देती है कि जो खिचड़ी भी पकनी है वो तकरीबन तैयार है और उसका नक्शा सामने दिखाई देता है क्या होने वाला है। बहुत से मुश्किलात हैं, बहुत से अंदाजे हैं, बहुत से लोगों के तज़्ज़िये हैं। कुछ कहते हैं कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए। खत भी एक लिखा गया है जिसका तज़किरा हमने कल भी किया था। या लिखा गया है या मुजव्वज़ा तौर पर कहा जा रहा है कि लिखा जाएगा या लिखा जा चुका है या पहुंच गया या पहुंच जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस खत में बानी तहरीक पीटीआई उनको IMF को कहेंगे कि ना दो पैसे पाकिस्तान को, ये खा जाएंगे और कौन कर्ज तुम्हारे अदा करेगा। जब इलेक्टेड हुकूमत होगी और सही तौर पर नुमाइंदा हुकूमत होगी तो वो इस बात का हक रखती है कि वो पैसे दें। इस तरह की बातें भी हो रही हैं और उसके जवाब में बहुत सी बातें की जा रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब तो पुराने वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी कारकर्दगी का भी अंदाजा है। पंजाब के बारे में लोग पूछते हैं कि मरीम नवाज कोई शक नहीं है क्राउड पुलर थी, कोई शक नहीं है कि उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा, लेकिन क्या वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो सकेंगी? जिस सूबे पर खुद शहबाज शरीफ ने एक मिसाल कायम की हो, क्या उस मिसाल को लेके आगे बढ़ सकेंगी? खुद नवाज शरीफ ने जिसकी बुनियाद रखी हो, क्या उसके अगले मराहल को तय कर सकेंगी? कुछ लोगों का तज़िया ये है कि नवाज शरीफ पीछे बैठकर ये नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी नाकाम हो या उनका भाई नाकाम हो। वो पीछे बैठकर इनकी गोया एक तरह से रहनुमाई भी करेंगे और पार्टी को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर यही सूरत रहती है तो मुल्क का नक्शा क्या बनता है, मुश्किलात क्या पेश आने वाली है, मुश्किलात का क्या अंदाजा हो सकता है, आने वाले दिनों में हम किन मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। ये सारी वो बातें हैं जिसके बारे में आज कल तज़िये भी हो रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है। हम भी आज इस तरह की बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सना मिर्जा साहबा, बड़ी बहुत मुमताज़ तज़िया नगार हैं, एंकर पर्सन हैं। हमारे साथ हैं रिजवान रज़ी साहब, शायद वो भी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। मुजाहिद रेजवी साहब हैं हमारे साथ कराची से, और नईम सिद्दीकी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, ये लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। लंदन ऐसे गए हैं कि अभी तक वापसी का उन्हें दिल लग गया लगता है वहाँ उनका, और वहीं है। खैर उनका तजिया भी लेते हैं। सना मेरे साथ, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, आप क्या फजाओं में क्या सूंघ रही हैं? कुछ चलता नजर आता है मामला, या सारी अभी बस हम ख्वाब देख रहे हैं कि जमहूरियत की बसात बिछ रही है और ठीक ठाक हो रहा है, सूबों में हुकूमतें बन रही हैं, वफाक में बन जाएगी, जैसी भी होगी, चलने देंगे ये लोग हुकूमतों को? सर मेरा ख्याल है कि आपने सबसे मुश्किल सवाल मुझसे ही पूछ लिया। आपको याद होगा जब हम पुराने जमानों में छोटे होते थे तो हमारे घरों में कुछ कागजी फूल होते थे जिनमें ना खुशबू होती थी ना बदबू होती थी, लेकिन वो डेकोरेशन के लिए बड़े काम आते थे। तो आपकी बात पे बेसाख्ता मुझे वो फूल याद आ गए। जी जी जी। अच्छा, मैं तो सिर्फ आप ये मुझे अर्ज कर रही थी कि वो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही थी सर कि मुझे ये जो मौजूदा हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है ये उन कागजी फूलों की तरह नजर आ रही है, और मेरा ख्याल है कि इसमें एक मजबूरी शायद सियासी जमातों की भी है और एक मजबूरी इदारों की भी है। और इन मजबूरियों को समझते हुए सियासी जमातों ने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी किया है, वरना सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की एक्सपेक्टेशन क्या थी और नताइज क्या निकले। पीपल्स पार्टी की नून से पहले कितनी अच्छी टर्म्स और निगोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट से चल रही थी और वो खत्म कैसे हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती थी और क्या वो अचीव नहीं कर सकी। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सबको पता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें अगर मामला आगे नहीं चलाए गए तो जो मार्च में आने वाला IMF का नया एग्रीमेंट है, इसके अलावा जो दोस्त ममालिक से मिलने वाले कर्जों के रोल ओवर हैं और इस किस्म के दीगर मसाइल हैं, उनसे पाकिस्तान की हुकूमत निपट नहीं सकेगी। तो किसी भी सूरत आपको, चाहे ये जो इलेक्शन है ये एक ऐसी गोली बन चुके हैं जो कि ना तो आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, लेकिन आपको इसको साथ लेकर चलना होगा। मेरे ख्याल में 2018 की पार्लियामेंट को अगर हम जाली पार्लियामेंट कहें तो इस मर्तबा की पार्लियामेंट को भी हम कोई बहुत रियल पार्लियामेंट नहीं कह सकेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हमें मिट्टी पाव वाली पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए।
जब हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को ये कहते हुए सुन रहे हैं ना कि हमारा मैंडेट भी हमें ठीक नहीं मिला, पीपल्स पार्टी भी चोरी के इल्जाम लगा रही है, मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि हमारे साथ भी धोखा हो गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मर्तबा हमें इतना जरूर कर लेना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन से उन हलकों पे जिन पे तहफ्फुज़ात हैं उनकी तहकीकात करवा लेनी चाहिए, ताकि कम से कम एक नया ट्रेंड जरूर सेट हो कि जिन इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, उन कंट्रोवर्सीज को खत्म करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज हर इलेक्शन में यही डिबेट होगी कि इसने हमारा मैंडेट चुरा लिया या इसने हमें इलेक्शन को मैनिपुलेट किया, किस तरीके से सियासी जमातों को साइडलाइन किया गया। मेरा ख्याल है ये पूरी तारीख जो है ये पुरानी नहीं है। 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन और फिर ये तीसरा इलेक्शन, ये तीनों इलेक्शन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है कि बड़े अरसे के बाद जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी 2008 में, उसके बाद ये जो प्रोसेस बना है, मेरा ख्याल है इस प्रोसेस में बेहतरी की गुंजाइश बहुत ज्यादा, बेहतरी की गुंजाइश की तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन जो मेन पॉलिटिक्स और की हुकूमत के हवाले से और जो मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें सिस्टम को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें भी अब यही चाहती हैं, शायद एक आध जमात को छोड़ के। जी ठीक बात है जी, आपकी बात बहुत वजाहत के साथ आई कि इसको सूरत क्या हमारे सामने। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप क्या कहते हैं? सूरत के पास मौजूद है, खुश है, क्या आप प्लान का इजहार करते हैं कि नहीं करते? एक तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो मिसाल दी फूल की और फिर थोड़ा सा आगे आके फिर खैर उन्होंने, देखिए ये मुझे का याद आया है कि कागज के फूल सर पे सजा के चली हजार, निकली बैरून शहर तो बारिश ने आ लिया, तो बारिश में अब ये तो देखिए ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो भी पाकिस्तान बनाना स्टेट तो है नहीं, बहरहाल एक एटम बम की वजह से ताकत भी है, एक बहुत साथी है, बड़ी फौजी कुव्वत भी है, उनके बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट भी है। और अब से नहीं, 1951 से लेकर जब अयूब खान ने पहली बार संभाला था, उनके वही मिलिट्री सिविलिटी प्रेसिडेंट के एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं के लिए पाकिस्तान है। ये जो हम आप जो थोड़ी बड़ी मिडिल क्लास ये जो आ गई है या आ गई है, ये तो बस रह रही है। बाकी तो आपको ही पता है कि 10 करोड़ आवाम तो और 10 से नीचे की लकीर में रह रहे हैं। 2.5 करोड़ आप लोग खुद कहते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। हमारा जो औरतें मर जाते हैं और खवातीन पैदाइश से पहले, उसमें हमारा नंबर 1 रेट है। हेल्थ यानी किसी जगह भी चली जाइए आप, जो आम आदमी और एक मसनूई जो इन्होंने कहा ना कि पूरी एक फिजा बनी हुई है बड़े शहरों की, बड़े उसकी जरिए आपने ये जो पार्लियामेंट और ये जो आप हमें जो अब डराया जा रहा है जनाब IMF क्या बयान दे दिया है, तो भाई IMF मुझे तो यही बता दिए कि सिपेक के $52 बिलियन गए कहाँ? आप अपनी गली मोहल्लों पूछो कहाँ तक वो सड़क बनी, उसका क्या हुआ? IMF के पैसे कहाँ चले गए? हमें नजर आता है ये जो आपके असम्बलियाँ, ये सिफारत खाने या आपका इस्लामाबाद या हमारे बिल्डिंगें यहाँ चले गए। तो ये एक तो पहले जो स्टेट का ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी में है ही नहीं। हाँ ये जरूर है, आप कुछ भी कहें कि पहली बार ये 2 करोड़ 13 लाख नया वोटर शामिल हुआ था और मियाँ साहब जब लेट आए वापस और उन्हें एहसास हुआ, अब ये कोई बुनियादी सवाल नहीं पूछता कि भाई खुद शहबाज शरीफ नारा लगाते थे कि चौथी बार वज़ीर नवाज शरीफ, तो ये कोई पूछेगा भी चौथी बार क्यों नहीं नवाज शरीफ बन सके? तो मुझे आसिफ करमानी साहब जो है पीछे इनकी तरफ वोकल है, कहने लगे कि भाई तो नौजवानों की बगावत के साथ हम जो सादा अक्सरियत भी हमें नहीं मिल सकी। अब आप गौर कीजिएगा ना कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसे खुली छूट दी गई, रिलीफ दी गई, उसकी कुल नशिस्तें मार तोड़ कर और फिर किस भयानक तरीके से ये तो खातून बात कर रही हैं। एक औरत जो है वो ख्वाजा आसिफ के सामने खड़ी जो जीत रही थी, दूसरे आपकी एक लाहौर डॉक्टर मियाँ साहब अगर इतने बड़े डेमोक्रेट थे, इनकी जमात में एक से एक फन्ने का जमहूरियत पसंद था, अरे भाई 24 घंटे के लिए उस यास्मीन राशिद को रिहा कर देते आप। इस तरह तो आपने इलेक्शन लड़ा है, अब क्या बातें करते हैं मीर साहब के? नहीं आप कहे जी 9 मई था, ये था, कोई पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इलेक्शन के दौरान नहीं मिला कि उसके सबब जो है ये लोगों ने वो जिस तरह वोट दिए। कराची में मीर साहब आपने देखा है क्या 17 नशिस्तें कराची में एमक्यू को मिल सकती नहीं? वो आपके बेग साहब वहां से जीत सकते थे? यानी ये धांधला हुआ है। यानी अगर देखे, अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए आपको पता है कि जिस तरह अगर 50 नशिस्तों पर भी इन्होंने मैनेज किया है हमारे जो गेम प्लानर ने,
तो ये बहुत ही इस पर बदनुमा दाग है। और ये जो मैंडेट चोरी किया गया है, इसकी बुनियाद पे सारी दुनिया में नाज़िर की बात हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। और हम अपने ये जो बैठे हैं शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया, इंटरनेट सर्विस बंद करके, फोन बंद करके। सॉरी टू से ये एक अंदर ही अंदर एक बॉम्ब शेल है जो कब फटेगा, किस तरह फटेगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक बात है जी। सिद्दीकी साहब, आप लंदन में बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं सारी सूरत को? कैसे वहां तो फजा खासी, जिसको अब पाकिस्तान में अपोजिशन कहा जाएगा, उसके हक में है, मजाज उसके हक में बना हुआ है। लोग इतराज कर रहे हैं, इलेक्शन पर भी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी हो गया। ऐसी सूरत में कुछ चलती दिखाई देती है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत का चलना जो इस वक्त है, पाकिस्तान की मईशत का चलना भी है और पाकिस्तान की रियासत का अपने पांव पर कायम रहना भी है। आपको क्या लगता है सूरत? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने अच्छा, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सबको पता है कि गुल कौन खिला रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी जिस तरह मुजाहिद बरेलवी साहब ने बात की 9 मई की, तो 9 मई का तो रेफरेंडम आ गया है। ये इलेक्शन 9 मई का रेफरेंडम था कि उन्होंने किस पार्टी को पसंद किया है। आपने देखे कि अगर कराची में, हैदराबाद में बोरी बंद लाशें मिलती थी, जो एमक्यूएम का रवैया रहा है, तो हम जी मैं बताता हूँ कि 9 मई की चीज का रेफरेंडम था। जी, मैं यही आवाम की तरफ से ना, कि जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम लगा भत्ताखोरी का या बोरी बंद लाशों का, आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मॉडल टाउन का मसैकर हुआ लाहौर के अंदर, लोगों ने नून लीग को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 9 मई का रेफरेंडम ये था कि लोगों ने पीटीआई को, इमरान खान को रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं समझते कि 9 मई का वाकया कुछ इस तरह हुआ है जिससे उसका फायदा उठाया जा रहा है। पूरे मुल्क को यरगमाल बनाए हुए। आप देख ले पंजाब पुलिस की जिस तरह कारकर्दगी, आज भी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिस तरह एक खातून के साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, बिल्कुल भी जो फैसले हैं वो एक जगह बैठ के किए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि आपने ओवरसीज का सवाल पूछा, ओवरसीज एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजते हैं, गो के वो अपने घर वालों को भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा शेयर होता है जिसमें पाकिस्तान को बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आए हैं, और आपने कहा कि मरियम नवाज क्राउड पुलर भी थी, उन्होंने नून लीग को एक नई जहद भी दी, लेकिन वो तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकी। देखिए अजीब अलमिया हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क ये तो आप उन बातों पर जिक्र करें जिन बातों का ऐलान हो चुका है सरकारी तौर पे। हम कहते हैं कि जी, मैं वही बात किया गया, फलां कर दिया गया, ये तो सारे ख्वाब है ना। अभी जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है कि हुकूमत बन गई है, बन रही है, उसकी अब जिक्र करें ना। जी, बिल्कुल मीर साहब, आप तो वही सवाल कर रहे हैं ना कि एक बंदा नकल करके पास हो गया और उसको डॉक्टरी करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, इसको अभी क्योंकि इसने पास कर लिया, इसे इंजीनियर बनने दो, डॉक्टर बनने दो, ये तहकीक रहने दो कि ये नकल करके पास हुआ है, किस तरह पास हुआ, उसको आपने तहकीक नहीं करनी है। तो फिर सोच लें कि वो किस किस्म का डॉक्टर बनेगा, किस किस्म का इंजीनियर बनेगा। जब इस मुल्क में मैं बात कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप देखें कि लोग चीखते फिर रहे हैं, किसी को नहीं नजर आ रहा, सब लोगों ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है कि एक इलेक्शन आपने तो माशाल्लाह इतने कवर किए हैं, आपका इतना तजुर्बा है, कुछ तजुर्बा हमें भी है, कि फॉर्म 45 लोग लेके उम्मीदवार रोते फिर रहे हैं कि यार ये हमारे फॉर्म 45 पे हम ये तो अच्छा, ये धांधली का शोर वाली बात ना कि कुछ नहीं चल सकता आगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, आपका और हमारा, पाकिस्तान के लोगों का क्या बने, आप जी उस पर कुछ रोशनी डालते। मीर साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आप डायग्नोसिस करेंगे और जो बुराइयां निकलेंगी तो आगे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। जहाँ पे शिकस्त से ज्यादा लोग जो है उनकी हमायत हो रही होगी, फस्तायत होगी, जिस मुल्क के अंदर आप लोगों को जबान से बोलने नहीं देंगे, कलम से लिखने नहीं देंगे। अभी फिस्तायत पे भी गुफ्तगू कर लेंगे। फिस्तायत कहते हैं कि सही है, उसका मतलब क्या होता है, और खासतौर पर कल्ट का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, उसके माने क्या होते हैं, और एहराम पे बैठा हुआ है फ़िरौन किस तरह हुक्म चलाता है, लोग उसके इशारों पे चलते हैं, ये सारी बातें करने वाली जरूर हैं। लेकिन नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनसे पूछता हूँ कि नवीद चौधरी साहब, मैंने सीधा सा सवाल पूछा था कि अब हुकूमतें पंजाब में बन गई, सिंध में बन रही हैं, बलोचिस्तान वफाक में ही बन जाएंगी, आगे से कुछ चैलेंजेस पेश हैं, खासतौर पर हम कहते हैं IMF का चैलेंज पेश
कैसा चलेगा मुल्क आगे? चलता दिखाई देता है, प्रॉब्लम पैसे दिखाई देते हैं, प्रॉब्लम पैदा किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, खत्म लिखा जा रहा है। आप ये सारे लोग कहते हैं ये इलेक्शन ही गलत हो गए, सारे तो नहीं, मतलब कुछ लोग ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये चीज इस बात की मुतकाजी है कि अहले दानिश उन बातों को दोहराएं जो वो 2011 से लेकर बाद में दोहराते आ रहे हैं, लेकिन अहले इक़्तिदार यानी कि मुख्तदर हल्के और सियासी जमातों ने उस पर कान नहीं धरा और बाकी स्टेक होल्डरों ने। उसी वक्त नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को जब एक बहुत बड़े बहरान की जानब धकेला जा रहा है, जनरल मुशर्रफ पर मुकदमा होने के बाद ये तय कर लिया गया कि सियासी जमातों का कड़ा कमा किया जाएगा। और ये बात जनरल पाशा ने साथियों को कही, छुपाई थोड़ी थी। उन्होंने कहा कि भी ये सबको फारग करना है और एक बंदे को लाना है। उसके बाद बाहर के बहुत सारे स्टेक होल्डर भी साथ मिल गए। मौजूदा बहरान जो है इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया हुआ है और सारा उसमें 100% कसूर एस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि सियासी जमातें या बाकी लोगों को उन्होंने इतना लागर कर दिया है मीडिया को कि वो कुछ कहने के काबिल नहीं। देखिए 3 फेजेज हैं इस बहरान के ना, जो ताजा बहरान है। पहला बहरान 9 मई के बाद, जब 9 अप्रैल 2022 में जब तहरीक अदम होती है तो उसके बाद उसको किसने कंट्रोल करना था सूरत हाल को, लॉ एंड ऑर्डर को? बाजवा साहब ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुश किया कि मुजाहरे करें और शोर मचाएं। फिर 25 मई को एक इस्लामाबाद की जानब पीटीआई लॉन्ग मार्च लेके आ रही थी, वो तकरीबन फ्लॉप, पंजाब में फ्लॉप हो गया और केपी के अंदर भी बड़ा पुर था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बैठकर उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद आए और आकर खूब एहतजाज वगैरह हल्ला गुल्ला करें, वो एक मामला हो गया। फिर हमने देखा कि 9 मई के हवाले से कहा तो बहुत कुछ किया कि ये 9/11 है, ये फलां है, ये फलां है, किया उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें डबल गेम कह लें, जिसमें मसले कह लें, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता कि कुछ चैन ऑफ कमांड की खिलाफ वर्जी हो रही है, फलां हो रहा है। जिस तरह से चीजों की बंदरबांट की जा रही है उसके नतीजे में को बहुत ज्यादा खुशकुन सूरत सामने नहीं आएगी। देखे ना अब क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर एमकेएम को खड़ा कर दिया गया है चौकीदार बना के। नून लीग के ऊपर शहबाज शरीफ वैसे बहुत सबमिसिव है, उनके ऊपर खड़ा कर दिया गया है पीपल्स पार्टी को। इस तरह जेयूआई जो है अफगानिस्तान के हालात के तनाजर में उसका सफाया फेर दिया गया है। ये हमें नजर आ रहा है ना, इसमें ढकी छुपी बात कौन सी है? अच्छा, नून लीग को अगर बाजार में हुकूमत दी जा रही है तो उसके साथ ही मीडिया और जुडिशरी जो होगी वो देखेंगे, वो इनसे लड़ते रहेंगे और पीटीआई को भी एक हद तक लिवरेज दिया जा रहा है। और 9 मई तो अब जो है ना एक मजाक बन के रह गया है एस्टेब्लिशमेंट की अपनी अप्रोच हरकतों की वजह से। मतलब बजाय इसके कि उसको संजीदा ट्रायल करते कि जी वो जजेस साथ नहीं दे रहे, जजेस की क्या औकात है? आपने देखा नहीं जावेद हसन कैसे जूते छोड़कर भागे हैं, बज़ाहिर नकवी कैसे भागे हैं। बाकी मतलब अगर ये करने पर कुछ है तो कौन रोकता है? तो इन्होंने उसको संजीदा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस को एक थ्रेट समझा और पैरेलल सिस्टम लाने की कोशिश करते रहे। तो हमने देखा है एस्टेब्लिशमेंट ने जब जब जो तजर्बा किया है, वो पीटीआई का तजर्बा था, वो एमकेएम का तजर्बा था, वो और मजहबी गिरोह का तजर्बा था तहरीक लब्बाई का, वो गले पड़ा है। तो ये इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अगली इलेक्टेड हुकूमतों के साथ उस तरह से खड़ी ना हुई जिस तरह पीटीआई के साथ खड़ी हुई थी, माजी में तो किसी के साथ खड़ी नहीं हुई, जिसके साथ भी खड़ी हुई है उसके साथ डबल गेम करती रही है, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन पीटीआई के साथ तो हालत ये थी कि आपने पिंकी का या गुगे का नाम लिया तो शाम को डाले आ जाते थे आपको उठाने के लिए, मारने के लिए। जुल्फिकार बुखारी का नाम ही आप ले सकते थे। और इधर इन्होंने गंदम जाने की इतनी इजाजत दी कि 9 मई के बाद भी चैनलों पर बैठकर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एंकर कहते रहे कि ये तो फौज का ड्रामा है, फलाना है, कोई पूछने वाला नहीं था। अब सुना है एक जगह पे क्या है। तो ये गैर मामूली जो डिले है और ये जो गफलत की जा रही है, डेलिब्रेटली की जा रही है, क्या वजूहत है, उससे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। कहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है ये सबके लिए तशवीशनाक है। सब कहने वालों ने इस सूरत हाल का जो नक्शा खींचा है उसमें सब जिम्मेदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है, सियासतदान भी है, वो लोग जो आपस में बैठेंगे वो भी है, जो वो हुकूमत करेंगे वो भी है, एक के मुकाबले में दूसरा खड़ा है और सब एक दूसरे की गेम खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान के अवाम का क्या बनेगा, जमहूरियत का क्या बनेगा? चलो जमहूरियत को तो हमेशा हम रोल बैक करते आए हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जिन मसाइल से गिरा हुआ है, क्या उनसे इस इलेक्शन के बाद जिसका आपने बड़ा चौड़ा सुना था और जिसकी बहुत डिमांड सुनी थी, डिमांड की भी थी, उसके बाद जो पाकिस्तान का नक्शा है वो क्या दिखाई देता है? मेरे जैसे लोग कहते थे इलेक्शन हो जाए तो भी मुश्किल, ना हो तो भी मुश्किल। अब लगता है कि हो गए हैं तो मुश्किलात पैदा हो रही हैं
और खासी मुश्किल पैदा होती हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इन सब बातों पर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन किराम, जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, खासी परेशानी है जी। बज़ाहिर खुशियाँ भी बनाई जा रही हैं, हुकूमतें भी बन रही हैं, बट भी रही हैं। ये भी लगता है कि बहुत कुछ जो ख्वाब देखे थे बहुत से लोगों ने, वो पूरे भी हो रहे होंगे। अच्छे-अच्छे लोग भी सामने आ रहे हैं और बुरे-बुरे लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में ये राय थी कि वो नहीं आगे आ पाएँगे, वो नहीं आगे आ पाए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि अवाम की ताकत जो किसी और तरफ खड़ी है और रियासत की ताकत और तरफ खड़ी है। पहली बार ये लग रहा है कि इस तरह गोया रियासत और अवाम पोर-टपाल हैं और आपस में लड़ रही हैं। आने वाले दिनों में जो हमें मसाइल दरपेश हैं, जो मैं बार-बार पूछता हूँ कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान की अवाम का क्या बनेगा? सना मिर्ज़ा साहब, आपसे ही सवाल ये दोबारा फिर पूछा जाएगा। आपने बहुत एहतियात के साथ, बैलेंस के साथ एक नक्शा खींचा था, लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब भी आपकी राय क्या है कि कुछ बढ़ता हुआ कुछ दिखाई देता हमें? देखिए, इसमें नसीम भाई ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था कि हम सब कुछ को इसी तरह बर्दाश्त कर लें कि पाकिस्तान के मफाद में हमें कर लेना चाहिए। तो मैं उसी बात को एक्सटेंड करके उसमें कुछ इज़ाफ़ा ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ माज़ी में जितने भी इलेक्शंस हुए, किसी एक इलेक्शन के ऊपर भी हम ये नहीं कह सकते कि बड़े ट्रांसपेरेंट थे, बड़े फेयर थे, सिवाय शायद 70 की दिहाई के शायद एक आध इलेक्शन के। मेरा ख्याल ये है कि सिस्टम को चलाना तो मजबूरी है। आपकी इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी न किसी को हुकूमत चलाना मजबूरी ज़रूर है। लेकिन इस इलेक्शन में भी जो कुछ हुआ, 2013 में मैग्नेटिक इंक का ड्रामा रचाया गया, 2018 में आरटीएस का रचाया गया और 2024 में आपने 2 दिन टेलीफ़ोन, इंटरनेट सर्विस बंद करके ये करने की कोशिश की कि आप इलेक्शन के नताइज में कुछ ऐसा करें, जिससे आपके मतलूबा नताइज हासिल हों। अगर वो मतलूबा नताइज हासिल हो जाते तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज मुतमईन नजर आती जो वो अभी नहीं है, चाहे ऑपोजिशन में बैठी हुई हो, चाहे हुकूमत में बैठी हुई हो। लेकिन मैं कहूंगी कि हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने के बजाय जब नताइज आ गए तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। उस हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेके जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी, ये एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर अगर लोग जा रहे हैं, उम्मीदवार जा रहे हैं, तो कम अज कम इन केसेस को जल्द अज जल्द फौरी बुनियादों पर सुना जाए, ताकि कम अज कम अगले इलेक्शन में हम बेहतरी की तरफ जाएं। क्योंकि 2008 तक का जो सफर था, एक आमराना दौर का खात्मा बिला आखिर अगर हुआ, तो उसके बाद जो जमहूरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, अब उसको आप फ्लोरिश होने दें। हमारे साथ पड़ोसी मुल्क के साथ हम हर चीज में मवाजना करते हैं, लेकिन ये भी आप देखें कि वहां पर जमहूरियत कितने साल में फ्लोरिश हुई है और अब कितनी मजबूत हो चुकी है, और हमारी जमहूरियत इस वक्त कहाँ खड़ी है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर गेम है, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कहते हैं कि ये इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो तवक्को ही नहीं की जा रही थी। मुझे तो मेरा ख्याल है 6 महीने पहले से यही बताया जा रहा था कि एक ऐसी हंग पार्लियामेंट होगी जिसमें किसी भी जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं होगी, सिंपल मेजोरिटी हासिल नहीं होगी। मतलब वो कौन से लोग हैं जो किस दुनिया में रह रहे थे, जिनको ये पता ही नहीं था कि ये तो पहले से तय था कैसे ही होना है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें नई बात क्या है, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, उस सिचुएशन को प्रिडिक्ट 6 महीने से किया जा रहा था कि नून लीग को कभी भी सिंपल मेजोरिटी नहीं दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब वुड बी द बेस्ट पर्सन टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग तो पहले से थी। पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी और दुनिया में रह रही थी या उनको किसी की बातों पर एतमाद था, तो ये उनकी बेवकूफी है। एक आम आदमी को भी पता था कि होने क्या जा रहा है। हाँ, जहां तक कुछ हद तक किसी जगह तब्दीली की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मर्तबा यंगस्टर निकले, उन्होंने वोट डाला, सबसे बढ़कर जो खामोश वोटर था वो निकला। लेकिन उसके बावजूद भी एक कंट्रोल्ड पार्लियामेंट वजूद में आई है। नून लीग के ऊपर प्रेशर पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर पीटीआई का है, पीटीआई के ऊपर प्रेशर जेयूआई फे का हो सकता है, और ओवरऑल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी किसी ना किसी पर प्रेशर डालेगी। तो चंद एक पार्टीज को वाइप आउट करने की कोशिश की गई है, जो कि एक कामयाब कोशिश है, क्योंकि उन पार्टीज की कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी। उनको जहां एस्टेब्लिशमेंट थपकी देती थी, वो वहीं जाकर खड़े हो जाते थे। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज बच गई हैं, उनके पास एक एजेंडा है, एक मंशूर है, सो कॉल्ड उनकी अपने एक वोट बैंक है। तो कम से कम उनको अब डिलीवरेंस की तरफ जाना चाहिए, प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स, प्रोडक्टिव पार्लियामेंट के जो अमूर है उनको चलाना चाहिए। मगर मैं आपको फिर भी एक अदना सी प्रेडिक्शन कर दूं कि ये चाहे 2 साल चले, 3 साल चले या 5 साल चले, इस पार्लियामेंट में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो सकेगा। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत भी पता है, हमें नून का भी और पीपल्स पार्टी का भी पता है। जो मुश्किल फैसले होंगे उससे पीपल्स पार्टी डिसोन कर देगी और क्रिटिसाइज करेगी और कहेगी हमने तो मना किया था कि ये फैसले नहीं करवाएं। पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ ना खुद खेलेगी ना किसी और को खेलने देगी। नून लीग ये कहेगी कि हम तो लेना ही नहीं चाहते थे, हमें तो बहालत मजबूरी ये हुकूमत दी गई। तो आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ख्वाहिश होगी कि वो किसी भी चीज का मलबा अपने कंधों पर ना ले। लेकिन मुझे फिर भी एक रे ऑफ होप सिर्फ एक चीज की नजर आती है कि अगर पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस में एटलीस्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर कुछ पाकिस्तान के लिए कर दें, तो मेरा ख्याल है कि अगला इलेक्शन इससे बहुत बेहतर इलेक्शन साबित होगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। ये जो अंदाजे थे कि एक बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ज्यादा वोट बैंक निकला है, अगर आप कंपेयर करें 2018 से इस मर्तबा कम वोट पड़ा है। इस मर्तबा 40s में परसेंटेज है वोट बैंक की, जबकि 2018 में गालिबन 53% या 54% के करीब वोट पड़ा था। तो ये दावा गलत है कि इस मर्तबा बहुत लोग निकले और बहुत लोगों ने वोट डाला। हम थोड़ा सा लोगों को मिसगाइड भी करते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज करूंगी कि हमें कम से कम हमारी सियासी जमातों को कुछ संजीदा होकर, हमारी सियासी जमातों की संजीदगी का आलम क्या है? संजीदगी का आलम उनका ये है कि उन्होंने इलेक्शन से 15 दिन पहले तक मंशूर नहीं लोगों से शेयर किया, सिवाय पीपल्स पार्टी के। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत बाद में लेके आई। तो आई थिंक ये भी समझना चाहिए कि सियासी जमातों को संजीदगी कितनी थी कि वो अपने वोटर को ऑफर क्या कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद था कि इख्तिदार की कुर्सी से चिमटना कैसे है, और दूसरा हमने सबसे ज्यादा सीट्स कैसे हासिल करनी है ताकि हम सदारती कुर्सी पर या वजारत उज़्मा पर फाइज कैसे हो जाए। तो मेरा ख्याल ये कि इन सियासी जमातों को रिजेक्ट करके या अनएक्सपेक्टेड किसी हद तक नताइज देके आपके वोटर ने भी आपको जवाब दिया है कि वो हमेशा आपकी बातों में नहीं आएगा। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि उसकी जो रिपरकशंस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। मुजाहिद वली साहब, बात तो शुरू तौर पर ठीक है जी। हक पार्लियामेंट देकर अवाम ने साबित कर दिया कि उनको किसी पर भी इतना एतबार नहीं जितना एतबार होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन पर भी एतबार नहीं रहा जी। इलेक्शन के जितना नताइज आए हैं, अब हम मतून कर लें इलेक्शन कमीशन को, या किसी एक और शख्स को कर लें, या किसी इदारे को कर लें, कौम कह लें, हम ऐसे एक इलेक्शन वर्डिक्ट की तरफ चले गए हैं जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और सारी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रही। क्या आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, या भी आप ही बिल्कुल मायूसी हैं हमारी तरह? मुझसे सवाल कर रहे हैं आप मीर साहब? जी जी, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। आप भी मायूस नजर आते हैं, या कोई रास्ता आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान की नजर आता है? कोई ये हुकूमत तो बन गई, ये फैक्ट है। जैसी भी हुकूमत है, मरकज में वफाक में बन जाएगी, सूबों में बन जाएगी। इलेक्शन ठीक हुए गलत हुए ये भी अब एक अलग सवाल है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये अलग बात है। लेकिन निजाम हुकूमत को, मुल्क को कैसे चलाना है, और मुल्क को मुश्किल हालात में, दलदल में जो फंसा हुआ, उसको कैसे निकालना है, कोई उम्मीद नजर आती है आपको? एक तो हमारे दोस्त ने शायद पहले बड़ी अच्छी बात कही थी कि नकल करके, यानी वही नकल का मतलब ये कि जाली मैंडेट के जरिए आप इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी डिक्लेयर कर दिया, आपको एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। अब वो ऐसे लोग जो इस तरह आएंगे वो क्या डिलीवर करेंगे आपको पता है। अब मलबा जो है, अच्छा अब मैंने आपसे कहा ना कि ये इस इलेक्शन में नौजवानों ने, और बहुत बड़ी बात 48 इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल। 48% कोई कम लोग नहीं होते पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ 10 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे हों। वो तो बहुत अब आगाही है, सोशल मीडिया के तरफ इतने वोट पड़ गए। तो ये देखें, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जो अभी मीर साहब नई बहस चली है कि IMF के 6 करोड़ का वो उन्होंने कैसे कर दिया, ये मुझे बताइए। IMF के ये जो अब तक कोई तकरीबन 184 अरब डॉलर का हम पे कर्जा है, और 6 अरब डॉलर 8 अरब डॉलर हमें 2 साल बाद देने हैं, और उधर जो 52 बिलियन डॉलर सिपेक के आए थे। ये मुझे बता दीजिए कि जो आम आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई। आप अपना और तो छोड़े, मीडिया हाउसेज को देख लें, जो एम्पायर उन्होंने बनाई हैं, उनके तनख्वाहें तक देने के लिए नहीं है। 4-4 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं दी हैं उन लोगों ने। ये तो हम जैसे लोगों का हाल है जो वो हुआ है। तो ये जो आप हमसे कह रहे हैं मायूस, भाई मायूस क्या, हम तो मजबूर हैं। और अब क्या बिल्कुल क्या, यानी ये जो आम आदमी है उसको कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कोशिश करते शायद कुछ, लेकिन ये जो मायूसी मतलब नहीं है, वो लाताल्लुक है इन हुकूमतों से, और उन्हें कर दिया गया है। मैं सिंध असेंबली में जा सकता हूँ, मैं किसी वजीर के दफ्तर में जा सकता हूँ, मैं पंजाब सेक्रेटरी या सिंध सेक्रेटरी में अंदर दाखिल हो सकता हूँ, मैं किसी क्लर्क से मिल सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को दाखिल स्टेट में करा सकता हूँ, मैं किसी अस्पताल में बगैर पर्ची जा सकता हूँ। सब क्या आपको सब पता है, जाके देखिए ना, आपको आप देखते होंगे। तो हमारा स्टेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा मतलब एक आवाम का,
इसे पार्लियामान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या आप पार्लियामान के अंदर जा सकते हैं? वहां की सड़क पर तो आप खड़े नहीं हो सकते। क्या आप किसी कंटोनमेंट एरिया में किसी की गए अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं? गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तो ये जो भेड़ बकरियों की तरह, गधों खच्चरों की तरह करोड़ों आवाम से खेल रहे हैं, अब ये कब फटेगा ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, अगर ऐसे ही है तो ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन ये होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, ये तो बहुत ही मायूसी है। हुकूमत ही चले, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन क्या बनेगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का? आप कहते हो पहले तय करो इलेक्शन ठीक हुए कि नहीं हुए, कबाड़ा हो जाएगा उतने अरसे में, तो बहुत पानी इन पुलों के नीचे से गुजर जाएगा। क्या करें हम, आम आदमी क्या करे, कोई रास्ता है? देखिए, आम आदमी ने तो अपना काम कर दिया, उसके पास सिर्फ एक उसको इजाजत होती है कि वोट जाके कास्ट कर दे। वो के जो वो वोट कास्ट करता वो निकलता वो नहीं है। देखिए मीर साहब, जिस तरह मिसाके जमहूरियत हुआ था 90s के दौर में, जो बिकरिंग पॉलिटिक्स पाकिस्तान में सॉरी पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स होती रही, उसमें पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने रियलाइज किया कि हमारी लड़ाई करवा के एस्टेब्लिशमेंट फायदा उठाती है, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उसके बाद जब वापस पाकिस्तान आई, उनकी हुकूमतें बनी, तो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने 18वीं तरमीम की, और उस वक्त सदर जरदारी साहब ने अपनी 58(2)B की जो पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया। आपको भी मालूम है मीर साहब कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की बहुत तकलीफ है कि ये किस तरह इन्होंने 18वीं तरमीम कर दी थी, और जब इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलेगा वो कोशिश करेंगे कि 18वीं तरमीम को दोबारा रिवर्स करा दें। तो जो आपके सवाल का जवाब है वो यही है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अरसे के लिए अपने इख्तलाफात भुला दें, और अगर वाकई वो अपनी कौम के साथ सिंसियर हैं, तो मिलजुल के बैठे। पहले तो पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ इस किस्म की तरामीम लेके आए जिससे खुफिया हाथ वाला जो मामला है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम तमाम लोगों को पता है कि आजकल अदलिया कहाँ से चल रही है, पार्लियामेंट कहाँ से चल रही है, पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है, जेलों को कौन कंट्रोल कर रहा है, सबको पता है। अच्छा, जब इलेक्शन की बात होती है तो मैं इलेक्शन कमीशन को, मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को दाद देता हूँ कि इस दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स निकले और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पोलिंग का तमाम सामान तरसील किया। 5 बजे तक वोटिंग भी बहुत अच्छी तरह हो गई, कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन क्या होता है, और रिजल्ट भी सही आना शुरू हो गए, और आरओज ने रिजल्ट लिख के कैंडिडेट्स को देना भी शुरू हो गए। उसके बाद फिर खुफिया हाथ बीच में आता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को यरगमाल बनाया जाता है, कैंडिडेट्स को यरगमाल बनाया जाता है। हम दुरुस्तगी की तरफ जाना चाहते हैं। मीर साहब, अशफाक अहमद साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं कि इटली में उनकी कोई गाड़ी का फाइन था जिसकी वजह से उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा, और जब वो अदालत में दाखिल हुए और रीडर ने जज को बताया कि ही इज अ टीचर, तो जज खड़ा हो गया। जज ने कहा टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट, ठीक है ना। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि सलमान अकरम राजा साहब, में सिर्फ एक मिसाल दूंगा, क्या काबिल इंसान है, क्या खुश गफ्तार है, किस तरह वो लेक्चर्स देते हैं जाके। आपने उनके मुकाबले पे एक ओन चौधरी को लाके मुसल्लत करना चाहते हैं आवाम के ऊपर। वो सलमान राजा की बैरिस्टर, वो अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रहा, नहीं ले पाएगा, मेरा बस तो आवाम के लिए वो क्या करे? उसका नाम ही कौन लेता बेचारे का? किसका? ये भी तो एक कहते हैं कि हमने भी इलेक्टेबल और ही ढूंढ रखे हैं। लियाकत बलोच लाहौर में जीता करता था, अब सूरत हाल ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नाम ही कोई नहीं ले रहा। ये भी सूरत हाल है मुल्क के अंदर। हम कहाँ पहुंचे, ऐसे किस सूरत में पहुंचे? बहरहाल नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस नक्शे पर? आज सब ठीक कर रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि ये जो प्रैक्टिस है, जो हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज बांटें और कोई मिसाक कर लें, मिसाक मुशत कर लें, ये आइडियली तो बहुत अच्छी बात है, हल भी यही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिनका सामना हम सब कर रहे हैं वो उसका तोड़ निकाल लेंगे। जब मिसाक जमहूरियत हुआ तो जनरल पाशा ने पीटीआई बनानी शुरू कर दी और हमारे सामने बनाई है, हमें बुलाते रहे हैं, हमसे कौन सी चीज छुपी हुई है। तो वो एक अच्छा, उसके बाद बाकायदा शब्दों का काम में कराए। मॉडल टाउन का जो वाकया जिसका जिक्र हो रहा है, जरा उसकी इंक्वायरी कराए ना, किसने किया। बिल पीटीआई की घूम रह के गई है, बाजवा आली नाल था, जनरल फैज तो हिटलर से बढ़ के था, वो तो माँ बहनों को लोगों के लिहाज नहीं करता था, और पीटीआई का वो वाला था, वालद ग्रामी था लास्ट वाला, बाजवा से बढ़कर। तो उसे इंक्वायरी कराएं। हमने तो कहा कि मतलब इसकी इंक्वायरी कराएं भाई, ये कौन सा मसला है। मैंने एक अफसर से कहा था कि आप इनको इल्जाम लगा रहे हैं साधारण को करप्शन के, या मालडोन वाकई की इंक्वायरी कराएं और जो कातिल उनको फांसी दें। उनको तो उनकी बोलती बंद हो गई थी।
अब मामला ये है कि अगर ये सियासी पार्टियां बैठेंगी, पहली बात तो ये है कि तमाम तर ये मुझे एहतराम है वोटरों का, और मैं आपने लियाकत साहब का जिक्र किया तो मैं अर्ज करता चलूं कि हम अभी लोग वो लोग मौजूद हैं। मैंने अपने घर से आकर 14 किलोमीटर दूर से आकर वोट मैंने लियाकत लोई साहब को दिया, मेरा वोट इस इलाके में था। अब मामला ये है कि अगर आपको मिसाक करने बैठेंगे वो कोई और चीज खड़ी कर देंगे, वहां मस्जिद जमात खड़ी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जो पीटीआई की जो क़यादत है, आपने उसको सियासत के लिए तैयार किया, वो तो एजुटेशन के लिए आपने तैयार किया। आपके गले तो आपकी अपनी चीजें पड़ी है ना जी, उसका सोशल मीडिया विंग आपने बनाया, उसकी मीडिया इनकम आपने तैयार की, हमारे सामने की, हमें बुलाकर बताते रहे। मैंने एक बहुत बड़े अफसर से कहा, मैंने कहा ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये एक स्टेज पर आकर गले भी पड़ सकता है, आप दूसरों को गालियां दिलवाएंगे तो अल्टीमेट ये नतीजा निकलेगा कि लोग आपको गालियां देंगे, बड़ा काम खराब हो सकता है। तो उन्होंने बड़े कहना चाहिए कि तमस्कुराना अंदाज में मुझे कहा कि नहीं आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता स्टेट की ताकत क्या होती है। बाद में फिर एक अफसर वहीं उन्हीं की सीट पे बैठे हुए थे, मैं मिलने गया तो मुझे कह रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने ये काम कर दिया। तो मामला ये है कि ये भी कोई हल नहीं है, इसका हल आप सारे स्टेक होल्डरों को लेकर बैठेंगे फिर भी हल नहीं निकलेगा। गवर्नर महमूद साहब ने जनरल बाजवा को कहा कि यार ये क्यों मुल्क में फसाद मचा रहे हो, ये सारा आए रोज दंगे करवा रहे हो, अदालतों से काम कर रहे हो, आपस में बैठ के चीजें तय कर लो। तो बाजवा साहब ने कहा जनाब हम तो किसी काम में है ही नहीं, आपको किसी ने गलत कहा। तो मामला ये है कि इसका क्या हल निकलेगा, कैसे निकलेगा, मतलब मेरी समझ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सब सरेंडर करते हैं, आया नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। जब फैसल वाडा साहब टीवी पर बैठकर कहते हैं कि अलविदा नवाज शरीफ, हमें नहीं पता वो किस अफसर के पास जाके बैठते हैं और कहाँ से इत्तला लेके आते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल, भाई वो पहले बता रहे थे बैठ के। वक्फा मुझे लेना पड़ रहा है, वक्फा लेता हूँ, फिर इसके बाद दोबारा मैं आऊंगा और फिर आपसे भी बात करेंगे, सब दोस्तों से बात करेंगे, देखेंगे कोई हल निकलता है कि नहीं निकलता है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन किराम, वक्त चूंकि कम रह जाता है, हम गुफ्तगू बहुत तफसील के साथ कर लेते हैं पहले सेगमेंट्स पे, और कोई अच्छी बात है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन बहुत सी बातें हो चुकी हैं। अब सना मिर्जा साहब, मुख्तसर तौर पर आप मुझे बताइए, कोई रास्ता है? बस मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए। इलेक्शन हो गए, लोगों को बड़ी ख्वाहिश थी, आपकी भी थी, हमारी भी, सबकी थी, इलेक्शन तो हो। आप कहते हैं फेयर नहीं हुए, फिर अब जो कुछ भी होगा कि हुकूमत बन जाएगी, अब आगे का रास्ता क्या कुछ है? मुख्तसर तरीन लफ्जों में मुझे बताइए क्या सूरत हाल है। सर, मेरा ख्याल है कि रास्ता हमारे पास एक ही है कि हम इस पार्लियामेंट को 5 साल पूरे दें, और इस 5 साल में जो शुरू के 2 से 3 साल हैं वो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में लगेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या चाहे आप उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम ना दें, लेकिन मईशत को बेहतर करने के लिए पॉलिसीज होंगी जिनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसमें तमाम सियासी जमातों को कंसेंसस के साथ जो पार्लियामेंट में है उन लेजिस्लेशंस को, उन तमाम स्टेप्स को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने रोकने की कोशिश की तो ये पार्लियामेंट ही लपेट दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो हमारे इदारे हैं उनकी तरजीह ये है कि पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में है उस क्राइसिस से निकले, ये अवलीन तरजीह है। और उसके बाद दूसरा मसला सिक्योरिटी का है। तो आई थिंक इन 2 बड़े चैलेंजेस के ऊपर अगर हमारी हुकूमत ने और सियासी जमातों ने फोकस नहीं किया तो फिर इनका जो आगे मुस्तकबिल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक बात है जी। मुजाहिद रेलवी साहब, आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि जाली हुकूमत को अब ये आपने वही बात कही, भाई क्यों चलने दें? यानी चोर, आपने वोट करोड़ों रुपए के लोगों के चुरा दिए, आपने कराची में 200 वोटरों को एमएनए बना दिया, इनको आप मिनिस्टर बना देंगे, इनके हाथ में अनाने हुकूमत देंगे, इनके हाथ में आप दौलत देंगे, इनको करने दें 5 साल तक। क्यों करने दें भाई? लोग हिसाब लेंगे, ये कबल तो कर नहीं सकते, ये अपने घर बनाएंगे वापस, कैसे दें इनको 5 साल तक? अब इलेक्शन हो गए तो 5 साल बर्दाश्त करें ताकि फिर अगले 5 साल नहीं करें। ये चल नहीं सकते, ये चल नहीं सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, ये अगर साल भी नहीं निकाल नहीं सकते। नसीम सिद्दीकी साहब ये कहते हैं ये नहीं चलने वाले, आप बताइए क्या कहेंगे आप? जी मीर साहब, देखें हम तो देखते चले जा रहे हैं ना, बहुत पीछे भी ना जाए तो 90 से लेके आज तक किस तरह हुकूमतें चलती रही हैं। बिल्कुल एक एहतसाब होना चाहिए। अवाम ने जिनको वोट दिए, जब तक आप अवाम और मुकन्ना की आपस में एक अलाइनमेंट नहीं करेंगे तब तक मामलात नहीं चलेंगे। जिन अवाम ने जिनको वोट दिया है उनके वोट वापस किए जाए, उनको असेंबली में लाया जाए, वो जिम्मेदार होंगे। फिर अवाम भी देखेगी कि जिनको वोट दिए। ये तो एक दावा है ना, कैसे किए जाए? आप इंसाफ का बोल ना, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए, ट्रिब्यूनल्स को चाहिए, कोर्ट्स को चाहिए कि वो अपना काम करें।
जब तक आप सब लोग मिलकर 2 नंबरियां करते रहेंगे और आप कहेंगे मुल्क आगे कैसे चलेगा, मुल्क को हम चला लेंगे, जब तक आप झूठ और फसाद बीच में से नहीं निकालेंगे। नवीद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो मामलात आप लेके चल रहे हैं, आप खुद नहीं चाहते, हमारे मशवरे से, हमारी बातों से क्या होगा। ये अपने तजुर्बात खत्म करें, पाकिस्तान आगे चले। आपके साथ गली आगे आपने इसका निकाला है ये कि इस तरह नहीं चलेगा मुल्क। हाँ, तो कहाँ चल रहा है? अभी तक चल रहा है जो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ चल रहा है? किसी मौके पे आपने देखा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान तो डाउन द ड्रेन जाता चला जा रहा है, आप कर्जों में डूबते चले जा रहे हैं, आपकी आवाम गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है। हम किस तरह ये मामला इसी तरह चलने दें? कह रहा हूँ वक्त बहुत कम है। नवीद चौधरी साहब आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, हमें ना हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। मामला यह है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी बशमूल इनकलाबी पार्टी पीटीआई के सरेंडर कर चुकी है। उनके ऐसे लीडर भी वहां जाके मखबूरी करते हैं जो आपको स्क्रीन पर बहुत बड़े बुलंदोबाग दावे करते नजर आ रहे हैं। बतौर आमिल साफी मुझे जाती तौर पर इस बात का इल्म है, और जो जेल में गिरफ्तार हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि उनका कोई पैचअप हो की सूरत हो, लेकिन जाहिर है ये मामला किसी तरीके से होते हैं, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें। अब SIFC बन गई है तो हुकूमत जो है उसका वजूद जो समझे कि एक लेवल है, वो उन्होंने चलाना है, जिस तरह से चलाना है। जितनी लिवरेज देंगे उतनी लिवरेज ये ले लेंगे, जो पॉलिसियां वो तय करेंगे वही पॉलिसियां आगे बनानी है। जब तक वो चलाते रहेंगे चलते रहेंगे, क्योंकि ये तो टोटल सरेंडर कर चुके हैं। और लेते हैं के बाद में आखिर में बिल्कुल आप सब लोगों से एक तरह की बॉटम लाइन पूछूंगा। अभी तक तो बहुत से साथियों का ख्याल है कि नहीं चलने वाली कोई चीज पूछूंगा, कुछ चलाने की शक्ल निकालिएगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होती है। जी नाज़रीन किराम, सारी सूरत साहब, ये सारे आप तो बिल्कुल रास्ता बता रही हैं, क्या नक्शा बनता दिखाई देता है। हमारे बहुत से साथी कहते हैं लपेट तो बरसात सिलेक्शन की, और ये तो नुमाइंदे ही नहीं है। और क्या करें, यदि ऐसी केओस में तो कोई दुनिया में चला नहीं करता। जहाँ ऐसी सूरत में अगर हुकूमत का ये मजाज बने तो बड़ा ही केओस पैदा हुआ करता, सफाई आया करता। मिसालें नहीं देना चाहता, लोग कहते हैं कि बड़े खतरनाक नाम लिया करता। आपको क्या मुख्तसर तरीन लफ्जों में क्या कहेंगी आप? सर, मेरा ख्याल है मैं शायद अपनी बात सही कन्वे नहीं कर सकी। मैंने पहले गुफ्तगू में कहा था कि जिस इलेक्शन में जिन हलकों के ऊपर रिजर्वेशंस हैं, पहले तो ये कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और ताकि ये बहस खत्म हो। मैंने हवाला दिया था 2013 में मैग्नेटिक किंग का, फिर RTS का, और इस मरतबा ये जो हमने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नामी एक मजाक किया था। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि ये जितने भी मसाइल पैदा हुए, इन मसाइल को किसी एंड पे ले जाके कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन का लेबल है वो इस इलेक्शन से खत्म हो, और उसके बाद जो पार्लियामेंट बने उसको 5 साल पूरे करने दें। हल करना चाहिए। ये ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक। मुजाहिद बेली साहब, आप इस पे एग्री करते हैं कि निज़ाम हुकूमत जैसा चले, आपको कहते चलेगा तो इस मसले को हल किया जाए? ये जिन्होंने सीटें इन्हें दिलाई हैं, जिन जिन कीमतों पे इन लोगों ने खरीदी हैं, वो इनसे ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन बच देंगे। वो कह रहा था, वो करमानी साहब कह रहे थे नवाज शरीफ के बगैर तो ये इनको कोई उधार भी ना दे, उनके बगैर भी यही सूरत है। भाई ये आप क्या कह रहे हैं कि वो सीटें दे देंगे इस तरीके की? इतनी सादा बात है ये। जिन्होंने बिठाला है 25-25 करोड़ रुपए देकर जो है सीटें बिकी गई हैं जनाब, या दी गई हैं, किस तरह की गई हैं, ये तो मैं कम बता रहा हूँ आपको। ये सादा से बात है कि वहाँ इलेक्शन करा दी जाए, कौन कराएगा? सवाल ही नहीं है वो कराएं। अच्छा, देखा नहीं कमिश्नर से 8 दिन बाद कैसे बयान बदलवा दिया। ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये चलने वाली नहीं, ये कंपनी चलने वाली नहीं है। हाँ ठीक है जी साहब, आपका तो ये कंपनी वाली नहीं है। नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? उन्होंने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, ये कंपनी चलने वाली नहीं है। वो बड़ा मशहूर वाक़या है ना, उसने कहा कि जिसने भी ये बनाई है वो कंपनी फेल हो जाएगी। शराब की बात की। मेरे ख्याल में ये कंपनी चलेगी। उसकी वजह ये है कि जिन जमातों को आउट करना मकसूद था, क्योंकि एक दफा फिर हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर सूफीज़म की लहर आ रही है और बहुत सारी इस किस्म की चीजें हो रही हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज्यादा टेंस होते जा रहे हैं। उस हवाले से भी फिर उसमें कुछ मसला मामला भी आ जाते हैं, कुछ लसानी मामला भी आ जाते हैं।
तो जिनको आउट करना मकसूद था उनको आउट कर दिया गया है, बाकियों को कुछ ना कुछ हिस्सा दे दिया गया। शोर मचता रहेगा। शोर मचने का फायदा ये है कि जिसके हाथ में डंडा होता है सारे फिर उसकी तरफ देखते हैं और वो तसल्ली से कहता है अच्छा मैं बताता हूँ। इसका जो स्केच है मेरे ख्याल में बहुत पहले बना लिया गया था कि ये एक स्केच होगा और वो जो एक उसमें रंग भरने के लिए लोग आएंगे वो अपना कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा बहुत रंग भरते रहेंगे, कभी रंग कच्चा होगा तो उतर जाएगा, वो दोबारा भर देंगे। इस तरह करके ये गाड़ी ऊंच नीच के साथ चलती रहेगी और SIFC बन गई है, उसी ने मुल्क चलाना है। ठीक है नाज़रीन कराम, खुलासा ये है, एक तो वही जो नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है, वही लगता है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो सूरत पैदा हो गई है अब आगे मामला को बढ़ाया और किस्सा ये है कि मुल्क मुख्तलिफ हालात में फंसा हुआ है, उसके लिए एक हमने मिसाक तय कर ली, मिसाक ही कह लीजिए, FICF क्या नाम है उसका, मईशत का एक एजेंडा तय किया हुआ, उस पर आगे हुकूमत को चलना चाहिए। तीसरे कहते हैं एक तरफ ये काम भी कर लो कि हमेशा हमेशा के लिए बात खत्म हो जाए कि हम हर इलेक्शन में गड़बड़ करते हैं, कभी इस तरह कभी उस तरह कभी इस तरह, इसका कोई इलाज ढूंढ लो। और दूसरा ये है कि उसके साथ साथ मुल्क के मामला को भी आगे बढ़ाओ। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में अवाम की बेहतरी है, इसी में जमहूरियत की बेहतरी है, इसी में इस निज़ाम की बेहतरी है। और अगर निज़ाम इतना ही फरसूदा हो चुका है तो फिर मुतबादिल क्या है, सोच कर ही आदमी कांप उठता है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।